लास्ट फ्यू डेज में अंबुजा सीमेंट का स्टॉक गिर चुका है बाय 35%। ये जो गिरावट थी वो तो आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से, लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्योंकि कंपनी का स्टॉक इतना नीचे गिर चुका है तो क्या ये सही समय है कि हम अंबुजा के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये हम समझेंगे कंपनी के Q3 FY23 के रिजल्ट्स की वजह से, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो सबसे पहले हम उनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को समझेंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट से मेरा मतलब ये है कि अंबुजा और उसकी सब्सिडरीज जैसे कि एसीसी और भी कंपनीज जो इसके अंडर आती हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो इनका रेवेन्यू ग्रो किया है बाय 11% ऑन Q&Q बेसिस। वहीं पर Y-on-Y बेसिस पे एक 4% का हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रोथ दिखती है। उसके रीजन ये है बिकॉज कंपनी की जो वॉल्यूम्स है इस बार वो इंक्रीज हुई है। इनकी जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन मतलब कि इन्होंने जितना भी जिस प्राइस पे अपने सीमेंट को बेचा है इन कंपैरिजन, मतलब डिवाइडेड बाय वॉट एवर द क्वांटिटी दैट दे हैव सोल्ड, उसमें हमें एक रियलाइजेशन में इंक्रीज देखने को मिला है। एंड जो भी इनकी सेल्स वॉल्यूम है उसकी वजह से ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसमें हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड इनके जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो भी 800 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुए हैं Q&Q बेसिस पे, लेकिन Y-on-Y बेसिस पे नहीं। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे जब हम मार्जिन्स की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट से मेरा मतलब ये है, आइसोलेशन में अगर हम सिर्फ अंबुजा को ही देखें, उनकी सब्सिडरी सबको हटा दें, तो उसके केस में अंबुजा ने तब भी बहुत अच्छे नंबर्स पुट अप किए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जहां पर 12% से ऊपर है Q&Q बेसिस पे, तो वहीं Y-on-Y बेसिस पे वो 10% से ऊपर है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है उनके एबिटा मार्जिन्स, क्योंकि एबिटा मार्जिन्स में उनका Q&Q 700 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है, तो वहीं Y-on-Y 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है। एंड रीजन इसका भी सेम है, उनकी राइज इन देयर वॉल्यूम्स एंड देयर रियलाइजेशन लेवल्स। अब इनकी जो वॉल्यूम्स है वो इतनी ज्यादा क्यों इंक्रीज हुई है, बिकॉज बेशक हम अंबुजा को आइसोलेशन में स्टडी कर रहे हैं, बट हमें पता है दैट अंबुजा एंड एसीसी हैव बिकम वन पार्ट आफ्टर द अडानी टेक ओवर। तो पहले होता क्या था, हमारी जो वॉल्यूम्स थी वो अंबुजा अपनी क्या कहते हैं ओन वॉल्यूम्स पे ही काम कर रहा था, इवन दो एसीसी उसकी सब्सिडरी है। बट नाउ बोथ ऑफ देम हैव बीन टेकन ओवर। तो अब जिस तरीके से ये दोनों ही कंपनीज काम कर रही है ना, इन दोनों ही कंपनीज की जो सिनर्जीज है वो दोनों के लिए ही वॉल्यूम्स में एक बेटर परफॉर्मेंस शो कर रही है, ऐसा दोनों ही कंपनीज की मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा तो हम एबिटा मार्जिन्स की बात कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे मार्जिन्स हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पे जब ये चार्ट दिखेगा तो आप देख सकते हो कि काफी टाइम से जो हमारे एबिटा मार्जिन्स है वो एक डाउनफॉल में थे, बट इस क्वार्टर में हमें एक अपटिक देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज क्योंकि ये जो हमारा सेक्टर है ना, इसमें मतलब जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें जो भी हमारी एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आगे वाली स्लाइड में हम समझेंगे कि कितना ज़्यादा उनका एक एनर्जी कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो प्रीवियस कुछ टाइम में जो एनर्जी कॉस्ट के प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण उनके मार्जिन्स इंपैक्ट हो रहे थे, एंड दैट इज़ वाई हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जाकर जो वो उनका कॉस्ट कंपोनेंट है विद रिगार्ड्स टू देयर एनर्जी वो हुआ है कम। दैट इज वाई हमें मार्जिन में एक अपटिक देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन ऑल कॉस्ट एंड फ्रंट्स। अगर हम कॉस्ट की बात, मतलब पहले हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं फिर हम कॉस्ट को भी समझेंगे। वॉल्यूम्स इनकी जो इंक्रीज हुई है पहले थी 7.1 मैट्रिक टन, एंड वहां से एक सीधा जंप देखने को मिला है फ्रॉम 7.1 टू 7.7। ये जो इनकी क्लिंकर क्या कहते हैं फैक्टर है दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 60.1% टू 59.5%। इनकी ऑपरेशंस बेटर हुए हैं, इनकी सिनर्जीज बेटर हुई हैं, इनके वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, रियलाइजेशन भी हुई है। तो सबसे पहला कॉस्ट हमारे पास आता है पावर एंड फ्यूल कॉस्ट। अब ये पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में आई है गिरावट। पहले था ये 2004 पर टन तक का कॉस्ट था, अब वो गिरकर हो चुका है 1570 का। तो ये जिस तरीके से अपनी एनर्जीज अपनी कॉस्ट को बचा रहे हैं ना सिनर्जीज को लगाकर, वो कंपनीज के लिए एक बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस पुटअप करेगा। दूसरा हमारे पास कॉस्ट आता है फ्रेट से रिलेटेड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितना इनका खर्चा होता है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है, और उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। अंबुजा और एसीसी के जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, अब अगर अंबुजा का प्लांट एक पर्टिकुलर जगह पे है एंड उसको दूर सेंड करना है, लेकिन अगर एसीसी का प्लांट उस जगह के पास है तो एसीसी उसको सप्लाई करता है। तो इससे होता क्या है कि जो फ्रेट कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है एंड कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्स वॉल्यूम कितने हैं उसके 7.7 मिलियन टन। अब अगर कंपनी को 7.7 मिलियन टन की सेल्स करनी है तो उसका जो फ्रेट कॉस्ट होगा, जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, जितना ज्यादा उनको सामान सप्लाई करना है, तो वो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई नियर बाय प्लांट ही उस
डिमांड को केटर कर ले तो वो कंपनी के लिए बहुत बेटर हो जाता है। उनके जितने भी डिस्टेंसेज हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर से क्यों ही ना रिड्यूस हो, उनका जो फ्रेट कॉस्ट है उसमें जो रिडक्शन आती है वो कंपनी के लिए बहुत बेटर होती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के रॉ मटेरियल्स की। तो कंपनी का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो इस बार बढ़ा है। वो पिछले क्वार्टर में 432 था कॉस्ट पर टन, अब वो हो चुका है 490। अब इनका कॉस्ट पर टन जो 490 है वो बड़ा है। ऐसा क्यों है? नॉट बिकॉज कि रॉ मटेरियल के प्राइजेस ज़्यादा हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि जो क्लिंकर है ना ये खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं एंड ये बाहर से भी लेते हैं। तो इस बार इन्होंने ज़्यादा रॉ मटेरियल लिया है, यानी कि ज़्यादा बाहर से लिया है। दैट इज़ वाई इनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो ज़्यादा है। अब इसमें आप देखो, देखने वाली बात क्या है कि इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो 500 भी नहीं है, 500 के नीचे नीचे तक है कॉस्ट पर टन। लेकिन जब हम इनके बात करते हैं फ्यूल पावर और फ्यूल की एंड फ्रेट कॉस्ट की, तो उनके प्राइजेस 1000 से भी ज़्यादा हैं। पावर एंड फ्यूल का प्राइजेस तो पिछले क्वार्टर में 2000 से भी ज़्यादा था, 2000 कॉस्ट पर टन। तो कंपनी को ये जो अपनी फ्यूल एंड फ्रेट है ना, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस क्वार्टर में इन्होंने बहुत अच्छे से अप्लाई किया है अंबुजा ने और उसकी जो सब्सिडरी है एसीसी, उन्होंने मिलकर। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ की अपडेट्स की। तो की अपडेट्स में सबसे पहली अपडेट जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है वो ये है दैट हारमोनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो कि अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है। उन्होंने सब्सक्राइब किए थे समवेयर अराउंड 47 करोड़ के कन्वर्टेबल वारंट्स। एंड इस जो हमारा भी दिसंबर क्वार्टर गया उसमें ऑलरेडी कंपनी को 5000 करोड़ जो है वो मिल चुके हैं। एंड कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपके पास एक इन्फ्लक्स आता है तो आपके जो टारगेट्स हैं कि आपको अपनी सेकंड पोजीशन ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर मेंटेन करनी है, आपको अल्ट्राटेक से अपने उस डिफरेंस को कम करना है, आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ये जो अमाउंट आ रही है कंपनी के पास, वो कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड दूसरा की अपडेट और ये भी है कि जैसे हमने बात करी कि एनर्जी कॉस्ट कंपनी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास आती है कोल की कॉस्ट। पिछले साल में कोल की कॉस्ट में हमें बहुत ज्यादा एक अपटिक देखने को मिला, लेकिन अब कंपनी को ये था कि अगर कोल के प्राइसेस ऐसे फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो उनके मार्जिन हमेशा इंपैक्ट होते रहेंगे। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मतलब साल का जो 25% का कोल कंजम्पशन है ना, उस पर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है फॉर 14.7 लाख मैट्रिक टन ऑफ कोल। अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारा कोल का कंजम्पशन है ना, उसकी प्राइसिंग फिक्स हो गई। 25% का जो हमारा कंजम्पशन है एक साल का, तो उसमें बाद में क्या होगा, उसमें बाद में ये होगा कि अगर कोल के प्राइसेस में कोई भी फ्लक्चुएशन होगी तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं देगी। एंड इसका बेनिफिट कंपनी को ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज उनका जो कॉस्ट रिडक्शन है अंबुजा के केस में वो 14.70% से रिडक्शन हुआ है एंड एसीसी के केस में 17.66% से रिडक्शन हुआ है। तो कहीं पर पैसा आ रहा है लेकिन कहीं पर पैसे की बचत हो रही है, तो दोनों ही केसेस में वो अंबुजा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कुछ अनदर 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल हाइलाइट्स की, जिसमें से पहली आती है कि कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है, कि एक उनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कितना यूटिलाइज हम कर पा रहे हैं उसको, दैट इज 81% एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड नंबर टू शोकेस। उसके बाद आता है कि हमारा जो इनका मिक्स वॉल्यूम है, इसकी भी जो वॉल्यूम ग्रोथ हुई है दैट इज बाय 5% ऑन क्यू बेसिस। एंड लास्ट हमारे पास आता है कि कंपनी जो पावर यूज कर रही है तो उसमें वो रीन्यूएबल एनर्जी को डालना चाहती है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि रीन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में कितनी जरूरी है। तो वहां पर उनका टारगेट ये है कि 2024 तक का, मतलब उनका ये है दैट दे विल इंप्रूव देयर रीन्यूएबल पावर मिक्स फ्रॉम 3.4% टू 35%। एंड ये टारगेट भी कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी की वैल्यूएशंस पे, जहां पर हमें ये समझ में आता है कि कंपनी का जो पीई रेशियो है ना, वो अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी क्या कहते हैं, इन कंपैरिजन टू अदर सीमेंट कंपनीज वो 38.92% पे है, यानी कि 2 कंपनीज से कम है एंड 2 कंपनीज से ज़्यादा है। तो वो उनकी वैल्यूएशंस धीरे धीरे जो है वो बेटर होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी जो उनका 5 ईयर मीडियन पीई है उससे वो ज़्यादा ही है। तो स्टॉक का रिटर्न भी, एक 1 ईयर स्टॉक का रिटर्न इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 5 ईयर जो उनका पैट का कैगर है वो 20% से ग्रो किया है। तो अब हम अपने इन रिजल्ट्स के एनालिसिस को समराइज करते हैं, समझते हैं दैट कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिली है एंड उस वॉल्यूम ग्रोथ के कारण कंपनी ने एक पॉजिटिव नंबर्स भी शोकेस किए हैं। सबसे बड़ी बात आती है कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की, जहां पर उन्होंने उनके 2 सबसे बड़े एक्सपेंस
पावर एंड फ्रेट दोनों को ही कंट्रोल किया है, कम किया है। एंड उनकी वॉल्यूम ग्रोथ एंड इससे जो अडानी ग्रुप का एक टारगेट है, इसको एक ये जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक सेकंड नंबर पे अपनी पोजीशन को होल्ड करना, अल्ट्राटेक से अपने डिफरेंस को कम करना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हैज इससे हमें पता चलता है दैट कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फिर हमारे पास पॉइंट ये आता है कि अब आप बोलोगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अब क्या करें, अडानी पे उसका क्या इंपैक्ट है। तो आई नो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई बट अभी भी कुछ जस्टिफाइड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एज एन इन्वेस्टर अगर आप कंफ्यूज हैं कि अंबुजा में अब आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, या हिंडनबर्ग रिपोर्ट का इन्वेस्टर्स पे क्या फर्क है, तो ये है एक परिमल सर की वीडियो जो स्पेशली अंबुजा एंड एसीसी के इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है। डू चेक आउट दिस वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि कंपनी के लिए जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, जो 2 नेगेटिव्स हमें देखने को मिले हैं वो है उनके मार्जिन्स। बेशक मार्जिन्स में एक अपटिक देखने को मिला है, लेकिन अभी भी मार्जिन्स उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पे वो 1 साल पहले थे। मतलब वो 22% तक का जो मार्जिन लेवल है 22% का, वो कंपनी ने अभी भी अचीव नहीं किया है। तो वहां तक कंपनी को पहुंचते पहुंचते भी टाइम लगेगा। एंड दूसरा था हमारा रॉ मटेरियल, जो उनका क्लिंकर था, जो उन्होंने बाहर से लाया, बेशक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही लाया, बट उनको अपने उस कॉस्ट को भी मैनेज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अंबुजा सीमेंट, दिस वाज ऑल अबाउट देयर रिजल्ट कंपनी के काफी पॉजिटिव आउटलुक पे रहे हैं। एंड क्योंकि कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडरी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कंपनी में, सो दिस कैन बी द राइट टाइम। बट इफ यू वांट फर्दर इन्फॉर्मेशन या और इससे रिलेटेड स्टॉक्स, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट investYadnya.in, जहां पे आपको मिलेगी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।